जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सिंह परिहार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब पर। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है ना, उन वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो है जो कि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स तीनों को ही ऐड करती हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो। हाँ, इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बंगाल और हिस्ट्रियर। हाँ, एक और क्वेश्चन ये कि आप डायरेक्ट लिंक पर भी जाकर हमसे आपके जो भी क्वेश्चन या आंसर नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी क्लियरेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो। तो इसमें आप देख लीजिए, जो टॉपिक था वो है बंगाल। बंगाल का निर्माण, बंगाल कहाँ से आया, कौन था उसका पहला शासक, कैसे उसके 1764 के बक्सर के युद्ध में और 1757 के प्लासी के युद्ध में, इसके अलावा सिराजुद्दौला, मुर्शिद अली वली बेग, ठीक है, इन सभी लोगों का क्या योगदान रहा इन सब चीज़ों पर, जो आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आप इधर, बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे मुर्शिद बुली खां, ठीक। मुर्शिद बुली खां, सुनते जाइएगा। देखिए कहीं भी अगर छोटा वर्ड लिखा हुआ है तो उसको आप सुनिए, ठीक। जो नोट्स का प्रोवाइडेंस है वो बाद में भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक थे वह कौन थे? आपके स्वतंत्र राज्य के संस्थापक जो थे मुर्शिद वली खां। यह आपको बता दूं कि जो आज का बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसके ममता बनर्जी या दीदी, जो भी आप उनके वहाँ के सीएम हैं, ठीक। तो जो आज का बंगाल है वो उस बंगाल से बिल्कुल अलग था। जो पहले का जो बंगाल था वो बंगाल उड़ीसा, बांग्लादेश, बिहार, एक बार रिपीट किए देता हूँ, उड़ीसा, बांग्लादेश और बिहार, ये तीनों जोन को मिलाकर बना था क्या? बंगाल कहलाता था। पूरा बंगाल का एरिया था। जो आज बांग्लादेश आपको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। और इसके अलावा जो पहले जाना जाता था 1971 के पहले, जब तक आज़ाद नहीं हो गया था बांग्लादेश, उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी हम जानते थे, ठीक। इसके बाद जो कहानी है बांग्लादेश और बिहार में, ये टोटल मिलकर जब उस समय पर की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, जब ये बंगाल का स्वर्ण युग, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये बंगाल के इसके बाद मुर्शिद वली खां के बाद संस्थापक बने अलीवर्दी खां। जो उस समय पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंगाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में है, तो आंसर करेंगे आप अलीवर्दी खां के शासनकाल में। बंगाल को भारत का स्वर्ण युग नहीं, बंगाल का स्वर्ण युग कहा जाया था, ठीक। यही संस्थापक थे बंगाल के, ठीक है। वैसे स्वतंत्र राज्य जब हुआ था उस समय थे मुर्शिद वली खां। तीन चीजें, उड़ीसा, बांग्लादेश, बिहार, ये तीनों मिलकर बने हुए थे, इससे स्वर्ण युग। हाँ, अब अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला का, याद रखिएगा, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला का वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उनके मरने से पहले वहाँ के उत्तराधिकारी कौन घोषित हुए? नवाब सिराजुद्दौला। इसमें एक कहानी आती है, कई बार क्वेश्चन को भी बार बार पूछ लेता है कि किसने क्या कहा था और किसने किसके बारे में कहा है। कि उन्होंने जब वो अपना शासन सत्ता दे रहे थे, सिराजुद्दौला को सौंप रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि बेटे कभी भी अंग्रेज़ों को छेड़ने की गलती ना करना। ये एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये। अंग्रेज़ों को कभी छेड़ने की गलती ना करना, ये ऐसी मधुमक्खी है, रिपीट बोल रहा हूँ, कभी अंग्रेज़ों को छेड़ने की गलती मत करना। यह एक ऐसी मधुमक्खी है कि जब तक इनको पालोगे, जब तक इन्हें आप पालोगे तो ये आपको मीठा शहद देंगी, जब तक इन्हें आप पालोगे तब तक ये आपको मीठा शहद देंगी, अन्यथा इनको छेड़ने का प्रयास करोगे तो यह आपको काट काट कर खा जाएंगी। तो ये शब्द अलीवर्दी खां ने जब उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को दे रहे थे तो उस समय इन्होंने ये बात की। और जैसे ही सिराजुद्दौला वहाँ पर शासन करने के लिए बैठे तो उनके साथ 3 समस्याएं स्टार्ट हो गई। और पहली समस्या थी मीर जाफर, दूसरी समस्या थी घसीटी बेगम और तीसरी समस्या थी राय दुर्लभ। कहीं ना कहीं एक सेनापति था, एक वहीं गुप्तचर थे और एक वित्त विभाग का प्रमुख था, ठीक। तो इन तीनों का एक अलग अलग मोमेंटम इनका एक चला। तो अभी स्टार्टिंग यहाँ कहाँ से होगी वो आपको मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले सिराजुद्दौला ने राय दुर्लभ से जो था, जो वित्त विभाग के प्रमुख थे, उनसे हिसाब किताब मांगा कि इतने दिनों से शासन चल रहा है तो आप इसका हिसाब किताब बताइए कि पूरा पेमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में राय दुर्लभ ने देने से मना किया और उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र के पास है। तो पुत्र, जो कि पुत्र था, उसका नाम था कृष्ण वल्लभ। कृष्ण वल्लभ जो हुआ, जब उसके बारे में जानकारी दी गई तो कहीं ना कहीं उसमें घोटाले बहुत सारे सामने आए, तो वह भागकर अंग्रेजों के पास पहुंच गया। जब अंग्रेजों के पास पहुंच गया तो अंग्रेजों के पास पहुंचने के बाद वह वहां आने से मना करने लगा। जब मना करने लगा तो नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला, मैं आपको बता दूं, उस किले का नाम था फोर्ट विलियम किला, जहां पर कैप्टन ड्रग, जो कि अंग्रेजों के संचालक करता थे, वहां पर उस फोर्ट विलियम किले पर वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। किन्होंने? सिराजुद्दौला ने। और वह डेट थी 15 जून 1756 को। 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद वहां से सिराजुद्दौला ने उस किले पर अधिकार कर लिया। और उस किले पर अधिकार करने के पश्चात वहां पर 146 लोग पकड़े गए, जिसमें से वहां का जो कैप्टन ड्रग था वो भागकर फुल्टा द्वीप भाग गया। फुल्टा द्वीप भागे, लेकिन पकड़ में कितने हैं? 146। इन व्यक्तियों को पकड़कर नवाब सिराजुद्दौला ने 10/14 लंबाई 10 और चौड़ाई 14 में काल कोठरी में डाल दिया। अब 146 व्यक्तियों को आप समझ सकते हैं कि 146 व्यक्तियों को कैसे काल कोठरी में 10/14, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई और 14 लंबाई में डाल दिया। वापस जब 21 जून 1756 को उस काल कोठरी की दीवार कितने दिन बाद? 6 दिनों बाद जब खोला गया तो उसमें से केवल कितने व्यक्ति जिंदा बचे? केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। और इसी को ही जो इतिहासकार हैं वो ब्लैक फोर्ट या काल कोठरी के नाम से संबोधित करते हैं। जब ये इतनी दर्दनीय घटना या असहनीय घटना स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हुई, तो फिर उसके बाद क्या वापस से कि ये घटना की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहुंचाई ऊपर। वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हालवेल ने पहुंचाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेना को भेजा। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेना को भेजा तो वाटसन को जल मार्ग से और लॉर्ड क्लाइव को थल मार्ग से भेजा। वापस बोलता हूँ, वाटसन को जल मार्ग से और लॉर्ड क्लाइव को थल मार्ग से भेजा। और इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, ये मानिक चंद जो नाम आ रहा है, तो फोर्ट विलियम किला पर जब कब्जा कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला, और फाइनली जब वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने मानिक चंद के हाथों सौंप कर यहाँ फोर्ट विलियम किला से चले गए। जब आक्रमण हुआ तो लॉर्ड क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत देकर पैसे देकर वह किला अपने नाम पर कर लिया। और वहाँ पर वापस कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 9 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि कर ली। याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अलीनगर की संधि कर ली। इस अलीनगर की संधि में नोट छापने का अधिकार किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। अब जब नोट छापने का अधिकार अंग्रेजों के पास चल गया तो सभी कुछ चीज़ें चली गई। तो लेकिन जब अलीनगर में, तो इसी समय पर वहाँ पर जो मीर जाफर थे, ये मीर जाफर और ये घसीटी बेगम और इसके अलावा ये तीनों ने मिलकर एक, आप इसकी कहानी थोड़ी बता दो, वहाँ लिख नहीं पाया, वहाँ पर 2 पत्र तैयार करे, एक व्हाइट पेपर और एक रेड पेपर। और जो व्हाइट पेपर रेड पेपर थे उसमें से एक नकली जाली पेपर था, ठीक है, और एक ओरिजिनल पेपर था। तो उसने साइन करा लिए जाली पेपर पर। और लॉर्ड क्लाइव ने आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर संधि का उल्लंघन किया है। और वो डेट थी 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला के 2 महान सेनापति मीर मदार और मोहनलाल मारे गए। इस प्रकार 28 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कहानी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सिराजुद्दौला हारने क्या कारण था। कि सिराजुद्दौला हारा नहीं था, वहाँ पर उसमें जब युद्ध चल रहे थे तो ये जो मीर जाफर था कहीं ना कहीं इसका गुप्तचर था। इसने अफवाह फैला दी कि मारे गए सेना हार रही है, अंग्रेजों से सेना हार रही, जिसकी वजह से जो सेना थी वह डर कर भाग खड़ी हुई। अब जब डर कर भाग खड़ी हुई तो बाकी सेना का भी मनोबल टूट गया। आपको बता दें, जब यह भी भाग रहा था सिराजुद्दौला ने जिसको पकड़कर इसकी हत्या कर दी। किसने? मीर जाफर ने। और 28 जून 1757 को मीर जाफर पुनः 28 जून 1757 को मीर जाफर पुनः वहाँ का सत्ता पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर ली अंग्रेजों के माध्यम से। ठीक है,
इसके बाद उसके खुश होकर अब मीर जाफर वहाँ का कौन बन गया था, पूरा राजा बन गया, वहाँ का नवाब बन गया। अब जब वहाँ का नवाब बन गया तो उसने 24 फरगने ज़मीन, 2 लाख पाउंड, 50 लाख रुपया पाउंड में किसको दिया, अंग्रेज़ों को दिए खुश होकर। अब खुश होने के बाद जब ये सब सारी चीज़ें चल ही रही थी, कंप्लीट मोमेंटम में चल रही थी, तो धीरे धीरे महत्वाकांक्षा भी अंग्रेज़ों की मीर जाफ़र को लेकर बढ़ती चली गई। मीर जाफ़र के सामने डेली कोई ना कोई परेशानी आती रही, जिसकी वजह से मीर जाफ़र को भी 1760 में मीर जाफ़र को हटाया गया, हराया नहीं गया, हटाया गया, ठीक है ना, हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो मीर कासिम उसके दामाद को वहाँ पर बैठा दिया गया, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया, ठीक है। इसमें एक बार और बता देता हूँ कि क्यों हटाया क्यों गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उम्मीद से ज़्यादा दोगुना, क्योंकि वो 2 लाख वेंसीटाल दे रहे थे, लेकिन उसकी मांग कितनी थी, 5 लाख वेंसीटाल, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अब 2 लाख वेंसीटाल ना देखने की वजह से इस वजह से मीर कासिम को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि जिस जगह पर मीर जाफ़र रह रहा था वहाँ पर 5 लाख वेंसीटाल देने की आवश्यकता थी, और दे भी सकते थे, लेकिन फिर भी फाइनली 5 लाख वेंसीटाल देना स्टार्ट कर दिया किसने, मीर कासिम ने। मीर कासिम, आपको बता दूँ कि मीर कासिम जो मीर जाफ़र का दामाद था वह दूरदर्शी व्यक्ति था, दूर की सोचने वाला व्यक्ति था, बहुत ही मतलब अपने एक क्राइटेरिया को, सारी चीज़ों को जानता था। अब जब ऐसी कहानी स्टार्ट हो गई फाइनली, तो मुर्शिदाबाद से उसने सबसे पहले मुंगेर राजधानी स्थापित कर ली। जो मुर्शिदाबाद थी जब तक राजधानी, वहाँ से उसने ट्रांसफ़र कहाँ कर ली राजधानी, मुंगेर। और गुरगिन खां एक आर्मेनियाई व्यक्ति था, उसकी सहायता से वहाँ पर सैन्य बल स्थापित करने लगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का डर था कि जो अंग्रेज हमारे पिता के नहीं सगे हुए, जो अंग्रेज हमारे इन सभी लोगों के साथ उल्लंघन करते हुए फाइनली, तो हमारा भी ज़्यादा दिन तक उनसे कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली उसने खुला व्यापार, इसमें इंग्लिश में बोलेंगे फ्री ट्रेड, खुला व्यापार करने की अनुमति बंगाल के सभी जनता को दे दिया गया। अब सीधी सी बात है, जब बिल्कुल नो टैक्स की जगह पर आपका व्यापार होगा, खुला व्यापार होगा, किसी प्रकार का उससे ब्याज अदायगी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इससे अंग्रेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ गया। और जब इस चीज़ को अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने अपना एक दल कहाँ भेजा, मीर कासिम के पास, और मीर कासिम ने उस दल की हत्या कर दी, और हत्या करके वह कहाँ भाग गया, मीर कासिम भाग खड़ा हुआ। अब जब मीर कासिम भाग खड़ा हुआ तो वापस अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। वापस मीर जाफ़र को उसने नवाब बना दिया। अब नवाब बना दिया तो नवाब बनाने के बाद कहीं ना कहीं मीर जाफ़र को अपनी इन सब चीज़ों का हुए बदले का, कि उसके जगह पर उसके दामाद को बैठा, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसने पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उसने कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया, और मौत के घाट उतारने के बाद भी वहाँ से फरार हो गया। लेकिन इस मीर कासिम ने यहाँ पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह आलम तीनों की सहायता से मिलकर एक प्रॉपर टीम बनाकर, एक प्रॉपर मतलब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर दी। जब इन तीनों के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा की तो 23 अक्टूबर 1764, जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से अपन को जानते हैं, 23 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध, जो कि मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें मीर कासिम भाग खड़ा हुआ और बाकी शुजाउद्दौला और बादशाह आलम द्वितीय पकड़ में आ गए। और उनके बाद लॉर्ड क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि कर ली, जिससे अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर छीनकर बादशाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बादशाह आलम द्वितीय को दे दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों कहाँ पर चले गए, अंग्रेजों के अधीन आ गए। और मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला, ये मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला, ये कौन था, दामाद था, ये कौन है, पुत्र है, बंगाल का नवाब बनाया गया। और उसने 26 लाख वार्षिक कर देना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से प्रारंभ होता है अंग्रेजों का द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे भारत में लागू रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। जो भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो अब जल्द से जल्द आएगी। थैंक यू।
और हाँ, कुछ लोगों की ये समस्या है कि सर जैसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करेंगे, मैं उसके कुछ आंसर क्लियर करूँगा, ठीक है ना, जो भी आंसर। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट के पास तो ऑलरेडी मेरा नंबर है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।